नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। और मैं आज आपको हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की साइट के ऊपर, भिवानी बोर्ड की साइट के ऊपर जो प्रैक्टिस पेपर दिए गए हैं वो लेकर आया हूँ। संगीत गायन कक्षा 10वीं के, इसमें बोर्ड की साइट के ऊपर 4 कोड दिए गए हैं। तो इन चारों कोड्स के जो वीडियो है मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। मुझे यकीन, विश्वास और भरोसा है कि इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं आपकी आगामी परीक्षा के लिए। और आपको प्रश्न पत्र हल करने का और संगीत गायन वादन, जो बच्चे 10वीं कक्षा के अंदर परीक्षा देने वाले हैं संगीत गायन वादन विषय की, उनके लिए वीडियो बहुत ही सहायक सिद्ध होने वाला है। तो मेरी उनसे गुजारिश भी है कि वो वीडियो स्वयं तो देखें ही देखें, अपने जो दोस्त हैं उनके पास भी शेयर करें। और इस वीडियो से पूरा सीखने के जो आपको अवसर मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो उससे आप बहुत कुछ सीखें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेपर में जो सामान्य निर्देश दिए होते हैं वो आप ज़रूर पढ़ें। ये जो प्रश्न है, आपका प्रश्न पत्र है 2.5 घंटे का है और आपका जो 20 नंबर का ये प्रश्न पत्र है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के 20 में से 20 अंक प्राप्त हों और आप बढ़िया नंबर लेके पास हों। आइए शुरू करते हैं। सबसे जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न खंड 1 में से पहला प्रश्न है, गायन वादन की क्रिया में लगने वाले समय के मापने के पैमाने को क्या कहते हैं? प्रश्न ध्यान से पढ़ें। गायन वादन की क्रिया में लगने वाले समय के मापने के पैमाने को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ताल। दूसरा प्रश्न, किसी भी ताल में सम कौन सी मात्रा पर आता है? किसी भी ताल में सम कौन सी मात्रा पर आता है? तो सम आता है, जो दूसरा प्रश्न है उसका उत्तर आएगा पहली मात्रा। सम किसी भी ताल में जो है पहली मात्रा पर सम आता है। उसके बाद तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न में, किसी ताल में ताली का डैश चिन्ह होते हैं। किसी ताल में ताली के लिए कौन कौन से चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए इसका आंसर है जो वो 2, 3, 4 आदि होते हैं। ठीक है। उसके बाद चौथा प्रश्न, चौथे प्रश्न में आप किसी ताल में, चौथे प्रश्न के लिए, किसी ताल में ताली न बजाकर हाथ को हवा में दिखाना क्या कहलाता है? हाथ को हवा में दिखाना क्या कहलाता है? वो कहलाता है खाली। तो आप यहाँ पर खाली स्थान में क्या लिखेंगे? खाली लिखेंगे, खाली कहलाता है। पांचवा प्रश्न आप ध्यान से पढ़ेंगे बेटे बच्चों। तो इसमें अभिकथन और कारण ए और आर दिए हुए हैं, ए और आर दिए हुए हैं, ए और आर दिए हुए हैं। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे और यहीं पे आप अपने मन ही मन में इसका उत्तर निकाल लेंगे पढ़ के। तो उसमें से आपने पहचानना है कि पहला जो ए कथन है, ताल में सम के स्थान पर हाथ हवा में दिखाया जाता है, तो ये गलत बात है। सम के स्थान पर हाथ हवा में नहीं दिखाते बल्कि ताली बजाते हैं। दूसरा जो कथन आर है, उसमें ताल में सम का चिन्ह पहली मात्रा पर आता है, तो ये सही है। तो इसके हिसाब से आप इसका, मुझे ये ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी, इनमें से उत्तर ढूंढ लेंगे। पहला गलत है और दूसरा सही है, तो इसका उत्तर ये बनना चाहिए डी। ए असत्य है परंतु आर सत्य है। छठा प्रश्न भी इसी प्रकार का प्रश्न है। इसमें भी आपने जो अभिकथन और कारण है उन दोनों में से ढूंढना है कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो छठे प्रश्न में क्या देखेंगे, एक ताल में 16 मात्राएं होती हैं। एक ताल में 16 मात्राएं थोड़ी होती हैं, एक ताल में तो 12 मात्राएं होती है, इसलिए ये पहला गलत हो गया। एक ताल में 5 विभाग नहीं होते, ये भी बात सही है। एक ताल में 5 विभाग नहीं होते, तो ये बात सही है। तो इसका जो उत्तर है वो क्या बन जाना चाहिए आपका? ए सत्य है और आर असत्य है। ए असत्य है और आर सत्य है, तो ये सही हो जाएगा आपका, डी इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में उचित मिलान है। तो ये मुझे लगता है कि आपको बहुत ही मज़ा आता होगा इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर सॉल्व करने में। तो ये देखते हैं, एक ताल में पहली मात्रा पर आता है। एक ताल में पहली मात्रा पर क्या आता है? 7वीं मात्रा आती है, 9वीं मात्रा आती है, 6 आता है, सम आता है, सम आता है। तो इसका आ जाएगा ये फोर्थ, सम। एक ताल में दूसरी खाली चिन्ह आता है। इसमें आपसे पूछा गया है कि एक ताल में जो दूसरी खाली आती है वो कौन सी मात्रा पर आती है? तो एक ताल में पहली खाली आती है तीसरी मात्रा पर, तो दूसरी खाली आती है कौन सी मात्रा पर? 7वीं मात्रा पर, ये आएगा इसका। ठीक है। तीसरा सी, एक ताल में तीसरी ताली चिन्ह आता है। एक ताल में तीसरी ताली,
इसमें ये आपसे पूछा गया है कि एक ताल में तीसरी ताली कौन सी मात्रा पर आती है। तो इसमें तीसरी और सातवीं पे तो खाली आती है, तो तीसरी ताली कौन सी पे आएगी, पहली ताली आएगी पहली मात्रा के ऊपर, और दूसरी ताली आएगी पांचवी मात्रा के ऊपर, और सातवीं मात्रा पे खाली आएगा तो नौवीं मात्रा के ऊपर आएगी तीसरी ताली, नौवीं मात्रा के ऊपर तीसरी ताली आएगी। एक ताल में विभाग होते हैं, एक ताल में विभाग होते हैं 6, तो ये लास्ट वाली ऑप्शन इसके लिए बच गई, 6 विभाग होते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से जो आपका उत्तर है वो क्या बन जाना चाहिए, इस हिसाब से जो आपका उत्तर है वो बन जाएगा इसका सातवें प्रश्न का उत्तर बन जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, तो ये बन जाएगा आपका ये उत्तर। उसके बाद आठवां प्रश्न आठवां भी बहुत ही, मुझे तो इस प्रकार के क्वेश्चन हैं जो मेरे जो बच्चे पढ़ते हैं उचित मिलान वाले प्रश्न उत्तर करने में बहुत ही उनको मज़ा आता है। तो ये है एक ताल चौताल रूपक ताल, आठवें प्रश्न में एक ताल चौताल रूपक ताल एक ताल के विभाग, तो इसमें उत्तर आना चाहिए। एक ताल में होती है 12 मात्राएं, तो ये हम इसको इसके साथ मिला देंगे। चौताल में भी क्या होती हैं 12 मात्राएं, ये इसके साथ मिला देंगे। रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं 7 मात्राएं होती हैं। और एक ताल में विभाग कितने कितने होते हैं, एक ताल में विभाग 6 होते हैं, तो ये इसके ऑप्शन बन जाएंगे। तो इसके ऑप्शन क्या बन जाएंगे, ए का 4, 2 का, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, तो ये सारे उल्टे बन गए। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएंगे 4 3 2 1, 4 3 2 1, ये ऑप्शन इसका उत्तर आ जाएगी। आगे सही कथन वाले प्रश्न, इसमें हमने देखना है कि सही कथन, सही गलत का बताना है इसके अंदर आपने। तो ये 9वें प्रश्न में किसी ताल के सम से सम तक के आधे चक्कर को आवर्तन कहते हैं, ये गलत है भाई। किसी भी ताल में सम से सम तक के आधे चक्कर को नहीं, पूरे चक्कर को आवर्तन करते हैं। ओके, 10वें प्रश्न में क्या है, सभी तालों में विभाग एक जैसे होते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि प्रत्येक ताल में विभाग जो है अलग अलग मात्राओं के हो सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न 11वां प्रश्न है जी आपका। 11वां प्रश्न है राग खमाज का थाट का नाम बताएं। जो राग खमाज उसका थाट क्या है, राग खमाज का जो थाट है वो खमाज ही है, इसका उत्तर आ जाएगा खमाज। ओके, 12वां प्रश्न उत्तर भारतीय संगीत में किसकी स्वरलिपि पद्धति अधिक प्रचलित है। तो ये आपको पता है, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी की जो है वो स्वरलिपि पर जो है वो है प्रचलित है। उत्तर भारतीय संगीत में किसकी स्वरलिपि प्रचलित है पद्धति, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी की। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं। रूपक ताल में विभाग 3 होते हैं। 14वां प्रश्न प्रश्न नंबर 14 एक ताल में कितने विभाग होते हैं। एक ताल में 6 विभाग होते हैं। 15वां प्रश्न चौताल में कितनी मात्राएं होती हैं। चौताल और एक ताल दोनों में कितनी मात्राएं होती हैं, 12 मात्राएं होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं 16वें प्रश्न के ऊपर। 16वां प्रश्न उत्तर भारतीय संगीत में सम का क्या चिन्ह है। तो उत्तर भारतीय संगीत में सम का चिन्ह है क्रॉस का निशान, गुणा का निशान। ओके, आगे चलते हैं 17वें प्रश्न के ऊपर। 17वें प्रश्न में पूछा गया है उत्तर भारतीय संगीत में खाली का क्या चिन्ह है। उत्तर भारतीय संगीत में खाली का क्या चिन्ह है। खाली के लिए हम चिन्ह प्रयोग करते हैं जीरो का प्रयोग करते हैं। 18वें प्रश्न में अगले में उत्तर भारतीय संगीत में मंद्र सप्तक के स्वरों का क्या चिन्ह है। मंद्र सप्तक के स्वरों का क्या चिन्ह है। तो इसका उत्तर आएगा ध्यान रखना मंद्र सप्तक पूछ रखा है इसके अंदर, तो इसका उत्तर आएगा स्वरों के नीचे बिंदु, स्वरों के नीचे बिंदु का निशान, जैसे हम
हमने नी लिख दिया और इसके नीचे बिंदु लगा दी, तो ये क्या हो गया, मंद्र सप्तक का स्वर हो गया। ओके, आगे देखते हैं पंडित जसराज जी का जो जीवन परिचय है। 19वें प्रश्न में पूछा हुआ है पंडित जसराज के जन्म तिथि और स्वर्गवास की तिथि। तो पंडित जसराज जी के जन्म तिथि और स्वर्गवास की तिथि है, जन्म तिथि है इनकी 20 जनवरी 1930 और स्वर्गवास की तिथि है इनकी 17 अगस्त 2020। ये प्रश्न मुझे लगता है कि ज़रूर आने वाला है आगामी जो परीक्षा में। पंडित जसराज जी की जन्म तिथि और स्वर्गवास की जो तिथि है वो, जन्म तिथि है इनकी 20 जनवरी 1930 और स्वर्गवास की जो तिथि है वो 17 अगस्त 2020। ओके, अगला जो प्रश्न है 19वें का ही 8वां प्रश्न है, परंतु इसको हम हल जरूर करेंगे। किशोरी अमोनकर के जन्म तिथि और स्वर्गवास की तिथि बताएं। किशोरी अमोनकर के जन्म तिथि और स्वर्गवास की तिथि, तो उनकी जन्म तिथि है 10 अप्रैल 1932 और जो इनकी स्वर्गवास की तिथि है वो 3 अप्रैल 2017। जन्म तिथि इनकी 10 अप्रैल 1932 और जो स्वर्गवास की तिथि है वो 3 अप्रैल 2017। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न। संगीत ग्रंथ नाट्यशास्त्र किसने और कब लिखा। संगीत ग्रंथ नाट्यशास्त्र किसने और कब लिखा। संगीत ग्रंथ नाट्यशास्त्र चौथी या पाँचवीं शताब्दी में किसने लिखा। भरत मुनि ने लिखा। ओके, अगला प्रश्न। पंडित जसराज किस विधा के संगीतकार थे और कहाँ के रहने वाले थे। पंडित जसराज किस विधा के संगीतकार थे और कहाँ के रहने वाले थे। तो ये गायन विधा के संगीतकार थे, एक गायक थे एक, और गायन विधा बोलते हैं इसको। और कहाँ के रहने वाले थे ये रहने वाले थे हरियाणा राज्य के हिसार जिले के, हरियाणा राज्य और हिसार जिला, हरियाणा राज्य का हिसार जिला, हिसार जिले के पीली मंदोरी गांव के रहने वाले थे। ओके, आइए उसके बाद अगला प्रश्न 22वें प्रश्न में पूछा हुआ है। ये मुझे लगता है ये लास्ट प्रश्न है इस का। राग भीमपलासी का शास्त्रीय परिचय लिखें और राग भीमपलासी का छोटे ख्याल को स्वरलिपिबद्ध करें। या अथवा में एक प्रश्न और है, राग वृंदावनी सारंग का शास्त्रीय परिचय लिखें। तो ये आपने अपने सिलेबस में जो राग भीमपलासी और राग वृंदावनी सारंग का शास्त्रीय परिचय याद कर रखा होगा। तो आपके गुरुजनों ने जिस प्रकार से आपको याद करवाया वो अपने नोट्स में से देख के याद कर लें। और इसी के साथ मैं आपको आगामी आने वाली परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दे रहा हूं कि आप इस वीडियो को देख के और अपने दोस्तों के पास भी भेजें और आगामी आने वाली परीक्षा में अच्छे अंक लेकर पास हों। थैंक यू, धन्यवाद।